नमस्कार जी, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। स्टूडेंट्स फंड्स को लेके ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादातर क्लैरिटी कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो नहीं दे पाते क्योंकि वो एक क्लियर में लिख देते हैं कि 1 साल की फ़ीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाइए। और एजेंट्स जो हैं वो भी ज़्यादा क्लियर नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, फंड्स में पैसे कमाएंगे। तो ये चीज़ों की एक एक लाइक नॉन ट्रांसपेरेंसी सी रहती है स्टूडेंट्स की और एजेंट्स और कॉलेजेस के बीच में, ताकि क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या फंड्स हैं जो आप शो कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कि अगर लाइक आपने प्लान करना है अगले 3 या 4 महीने बाद, आप सोच रहे हैं शुरू करने का प्रोसेस, तो आप फंड्स अपने प्रॉपरली इतनी देर में अपने अरेंज कर पाएंगे। और उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप गैदर कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं जी फंड्स की क्या लेके। कि सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फंड्स चाहिए कितने ऑस्ट्रेलिया में। हम एवरेज सी बात करें कि अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप सोच के चलिए कि 28 लाख से लेकर 35 लाख तक आपके फंड्स जो हैं दिखाने हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं अराउंड 15 लाख रुपए के आपके फंड्स जो लिविंग एक्सपेंसेस बनते हैं। इसके अलावा 1 साल की फ़ीस आपने दिखानी है। जो 1 साल की फ़ीस है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज। तो फिर अब अगर सपोज करिए करिए कि आपके पास कोई कॉलेज है, जैसे कि कई कॉलेजेस इस टाइम पे बैचलर या मास्टर्स वाले ऐसे हैं जिनकी फ़ीस अराउंड 7 साढ़े 7 लाख की है। तो अगर 15 लाख रुपए के साथ हम उनको जोड़ते हैं तो आपके 22-23 लाख रुपए के फंड्स ही बनते हैं। फिर अगर यूनिवर्सिटी कोई मीडियम यूनिवर्सिटी है, उनकी फ़ीस जो है 1 साल की वो अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 10 लाख के आसपास, तो 15 लाख प्लस 10 लाख 25 लाख के आसपास दिखानी है। कोई महंगी यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा महंगी है, तो उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अराउंड 30 लैक्स के आसपास आपके फंड्स पहुंच जाते हैं। तो एक 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 सिंपल फार्मूला है कि 1 साल की फ़ीस, 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस। जो लिविंग एक्सपेंसेस 15 लाख रुपए हैं वो फिक्स हैं। तो फीस वेरी करती है सिर्फ, तो फीस आपने इसको उसमें ऐड करनी है, तो इतने फंड्स के अमाउंट आपका बन जाए। अगर स्पाउस साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए आप साथ में जोड़ दीजिए। तो 5 लाख के आसपास अगर ज़्यादा यानी कि सिंगल के साथ जो भी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर आ रहा है कॉलेज का, उसके साथ 5 लाख और जोड़ देंगे तो स्पाउस के फंड्स की आपकी कैलकुलेशन बन जाती है। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये है कि फंड दिखाएं कैसे। तो फीस जो है वो आपने वो भी भरनी है 6 मंथ्स की, तो वो काउंट होगी या नहीं होगी फंड्स में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और उसके लिए ये आपको मैं वीडियो में आपको मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ। सो जो फंड्स हैं, पहली बात जो आपके पेरेंट्स दिखा सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स दिखा सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर दिखा सकते हैं, आपके इन लॉज दिखा सकते हैं। अगर मैरिड है तो आपके इन लॉज दिखा सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ भी आपके दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, जैसे कि चाचा जी, मामा जी, ताया जी, मासी जी, कोई भी हैं ब्लड रिलेशन में हैं, वो भी आपके फंड्स दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई ये नहीं है कि फंड्स जो हैं आपके इंडिया में जो रह रहे हैं आपके रिलेटिव्स या कोई कोई जो भी आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वही दिखा सकते हैं। अगर कोई आउट ऑफ कंट्री भी रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सिस्टर है जी वो कनाडा रहते हैं, आपकी सिस्टर है जी वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, आपके ब्रदर है ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, आपके चाचा जी, मामा जी, कोई रिश्तेदार कोई कनाडा रहते हैं, यूएस रहते हैं, यूके रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो भी फंड्स दिखा सकते हैं। और जो फंड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदे ने दिखाने हैं। जैसे कि 5-7 लाख रुपए आपके पापा ने दिखा दिया, 3-4 लाख रुपए आपके मदर ने दिखा दी है, कुछ आपके ब्रदर ने दिखा दी है, ऐसे ही बाकी रिलेटिव्स ने, 2 या 3 रिलेटिव्स ने आपके 5-5 लाख दिखा दिए। तो इस तरीके से भी आप फंड्स को जो है इकट्ठे करके अपना अपना जो है केस लाइक इकट्ठा कर सकते हो। फंड्स का जो जो भी आपको अमाउंट चाहिए, जैसे 25 लाख चाहिए, तो अगर सारे 5-5 लाख दिखा रहे हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा ये रही जी जो नॉर्मल अकाउंट में पैसे पड़े हैं उसकी बात। इसके अलावा आप फिक्स डिपॉजिट जो हैं आपके पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, और जो भी आपको रिश्तेदार मैंने बताए हैं, इनके सबके आप फिक्स डिपॉजिट्स भी दिखा सकते हो। इसके अलावा जो फंड्स दिखाए जा सकते हैं दैट आर लोन्स। अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई आपका क्लोज रिलेटिव है
वो अब लोन दिखा रहा है, वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। तो लोन किस टाइप के होते हैं? लोन्स होते हैं, एक होता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में आपको ऑफर लेटर चाहिए, आपने ऑफर लेटर बैंक को देनी है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना अमाउंट आपको चाहिए फंड्स के लिए, या कितना अमाउंट आपको लोन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करते हैं कि आपको जो आपको बैंक गारंटी कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। कुछ लोन्स जो हैं, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अगर आप 8-10 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो वो कोई बैंक गारंटी नहीं देते आपसे। बैंक गारंटी का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखवाते आपकी। बट ज़्यादातर बैंक्स जो हैं इससे ज़्यादा अमाउंट के लिए आपकी प्रॉपर्टी जो है मॉर्टगेज करेंगे। तो आपकी कोई लैंड है, या कोई 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 घर है, कोई प्लॉट्स हैं, या कोई दुकान है, उसको आप एज ए मॉर्टगेज दे के आप अपना जो फंड्स शो करने का काम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा फंड्स, एजुकेशन लोन के अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी हाँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपको लोन चाहिए, और वो लोन आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसको उसको यानी कि उसकी गारंटी देने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। तो वो जो पैसा, फॉर एग्जांपल आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने लोन अप्लाई किया जी उसके ऊपर, बैंक कहता है जी हमने 30 लाख का लोन आपको इस पर दे दिया। तो वो लोन आपका कोई घर बनाने के लिए नहीं है, या किसी और पर्पस के लिए नहीं। वो लोन कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, वो किसी भी पर्पस के लिए वो लोन यूज किया जा सकता है। तो आप उस लाइक जो लोन लेटर देनी है, तो वो बैंक जब लिख के देगा तो उसमें आपने एक लाइन लिखवानी है साथ में कि दिस लोन कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। तो ये अगर लिख देते हैं तो एनी पर्पस में तो सारे पर्पसेस आ गए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई घर बनाने के लिए या किसी और काम के लिए लिया है। वो लोन आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, फंड्स दिखाने में भी वो फंड जो लोन है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोन्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लोन अगेंस्ट शेयर्स। अगर आपके कोई शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट अगर लोन आप लेते हैं, अगर बैंक आपको सैंक्शन कर देता है, वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो लोन पर्सनल लोन्स होते हैं, जैसे कि वो ज़्यादा अमाउंट के नहीं होते, लाइक 5 से 10 लाख तक की रेंज के होते हैं ज़्यादातर। तो अगर पर्सनल लोन आपका बैंक आपको दे रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा लोन अगेंस्ट गोल्ड। हाँ जी, गोल्ड जैसे घरों में काफ़ियों में पड़ा होता है, तो आजकल गोल्ड की कीमत भी ज़्यादा है। तो अगर आपके फंड्स 5-4 लाख शॉर्ट हो रहे हैं कहीं पे, तो आप बैंक को अपना जो गोल्ड है वो दे के उसके अगेंस्ट लोन अगर दे देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। तो ये सारे जो लोन्स आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आपको कोई सोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोन कहाँ से आया। ना ही ये लोन पुराना होना चाहिए। तो आप जो नया लोन जो है वो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि लोन तो नेचुरली बात है, तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब जब आपको पैसे की ज़रूरत है, तभी आप लोन अप्लाई करोगे या तभी लोन को सैंक्शन करवाओगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप लोन नहीं लोगे, एक नेचुरल सी बात है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी लोन जो है वो नया चलेगा, और उसके लिए आपको कोई सोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये पैसा कैसे आया, क्योंकि लोन इटसेल्फ एक सोर्स है कि कहाँ से पैसे आए। लोन दिया जी बैंक ने तो वो सोर्स बन जाता है। तो ये सारे तरीके के लोन्स जो हैं एक्सेप्टेबल रहते हैं। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो ग्रामीण बैंक्स हैं, उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है कि कौन से बैंक्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। तो ज़्यादातर ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो भी एक्सेप्टेबल हैं। अगर वहाँ पे आपके फंड्स पड़े हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं। फिर काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे को पूछते हैं कि जी जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। नहीं, प्रोविडेंट फंड इस टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जो भी विड्रॉबल है, अगर वो निकलवा के आप सेविंग में डाल देते हो तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो उसके सोर्स में ये आप दिखा सकते हैं कि ये प्रोविडेंट फंड में पैसा था तो वो हमने निकलवाया, तो तब वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस में आपके पैसे पड़े हैं, तो अगर वो पोस्ट ऑफिस का पैसा एफडीज है या सेविंग्स में पैसा पड़ा है, वो अगर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक में डाल देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और वो जो सोर्स है वो आप दिखा सकते हैं कि जो एफडी या सेविंग में जो पोस्ट ऑफिस में हमारा पैसा पड़ा था, तो वो पैसे के का हमने इधर ट्रांसफ़र किया, बिकॉज वो एक्सेप्टेबल नहीं है बैंक लाइक ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में। तो ये काफ़ी तरीके के जो फंड्स हैं वो सूटेबल हो जाते हैं, आप दिखा सकते हैं। प्लस
अगर आपने कोई ज़मीन सेल करी है या कोई कोई गाड़ी सेल करी है या कोई भी चीज़ आपने सेल करी है जिसका पैसा आपका अकाउंट में आया है या फिर आपको चेक से पेमेंट आई है, तो ऐसा पैसा भी आप दिखा सकते हैं जिसमें कि आपको लाइक सोर्स जो है आपको सोर्स के तौर पे दिखाना पड़ेगा कि क्या आपने सेल किया, तो उसकी कोई ना कोई सेल डीड या कॉपी लगेगी साथ में, तो उसके साथ आप दिखा सकते हैं कि ये फंड्स कैसे आए हैं। अदरवाइज़ अगर आप नए अकाउंट खोलेंगे जी, उसमें पैसा जमा कराएँगे और वो दिखाएँगे कि जी ये पैसा जो है हमने हमने फ़ंड शो करने के लिए दिखाना है, तो उसमें माँगा जाएगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आपने कोई जैसे आपके पेरेंट्स ने किसी से पैसे दिए हुए थे जी, उससे लेने हैं जी, कैश की ट्रांज़ैक्शंस है, कोई बिज़नेस है या खेती-बाड़ी का काम है, बट पैसे हैं, बट वो सोर्स नहीं है उनके पास कि कैसे आया। तो वो या तो फिर किसी कमीशन एजेंट के को दे के वहाँ से एक ट्रांज़ैक्शन ले सकते हैं अपने अकाउंट में, वो दिखा सकते हैं जी मुझे फसल बेचने का पैसा है या किसी चीज़ का, या कोई ज़मीन का सौदा दिखा सकते हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली का सौदा दिखा सकते हैं, कोई गाड़ी का सौदा दिखा सकते हैं, तो उसका सेल डीड दिखा के आप अकाउंट में पैसे देते हैं, वो एक्सेप्टेबल रहेंगे। नहीं तो आप सिंपली अकाउंट में पैसे डालिए और वेट कीजिए 3 महीने, तो आप 3 महीने बाद अगर 3 महीने वेट करते हैं और वो पैसा वहीं पे पड़ा रहता है, तो वो एक्सेप्टेबल एज इट इज़ हो जाता है। इसके लिए अब देखिए, अब बात ये आ जाती है कि कितनी रिक्वायरमेंट है फंड्स की और कितने हमारे पास अवेलेबल हैं। काफ़ी कॉलेजेस जो हैं, जो फर्स्ट ईयर की फीस लगा दीजिए या फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लगा दीजिए, वो आपको फंड्स दिखाने के लिए नहीं कहते, वो उनको पता है कि ये आप पे कर ही देंगे। तो जो एम्बेसी में आपने दिखानी है, देखो दो दो जगह पे आपको फंड्स दिखाने की जरूरत पड़ती है। पहला जो कॉलेज को दिखाना है, कॉलेज आपको बोलेगा, ज़्यादातर कॉलेजेस आपको बोलेंगे कि 1 साल की फीस और 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस दिखाइए। तो 1 साल की जो लिविंग एक्सपेंसेस है 15 लाख है जी, 1 साल की जो फीस है वो डिपेंड करता है कॉलेज की, अगर 8 लाख है तो 8 और 15 23 लाख आपने फंड दिखाने हैं। इसमें एक एक थोड़ा सा चेंज ये है कि कई कॉलेजेस आपको बोलेंगे कि जो आपने फीस का डिपॉजिट पे करना है, फॉर एग्जांपल वो 1 साल की फीस दे रहे हैं जी, 8 लाख फीस दे रहे हैं, तो उन्होंने आपने आपको बोल दिया कि नहीं जी ये जो 8 लाख रुपया तो आपने कैश से या जैसे मर्जी आप पे कर दो, तो वो तो काउंट हो ही जाएंगे, इसके अलावा आप 15 लाख दिखा दीजिए। तो ऐसे भी कॉलेजेस कई हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरीके से भी एक्सेप्ट करती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जब आपका जीटी है, जो जो कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दी, तो एम्बेसी में जब फाइल लगनी है, तो उस टाइम पे वही वही जो फंड्स आपको जो दिखानी है, उसमें 1 साल की फीस, 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस। बट इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जो फीस आपने पहले पे कर दी है, जैसे 6 महीने की फीस पे कर दी, वो कैश से पे कर दी या किसी रिश्तेदार ने आपकी पे कर दी, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है उसने पे कर दी या किसी ने भी पे कर दी, डजेंट मैटर, 1 साल की फीस भर दी, 6 महीने की भर दी, जितनी भी भर दी, वो फर्स्ट ईयर फीस में से डिडक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी 10 लाख फीस थी, 15 लाख रुपए लिविंग एक्सपेंसेस थे, 25 लाख थे टोटल, तो आपके जो 10 लाख फीस है, किसी आपके रिलेटिव बैठा है जी ऑस्ट्रेलिया में, वो कहता है जी मैं भर देता हूँ, कोई बात नहीं, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आप दे देना, कोई बात नहीं। तो वो 10 लाख उसने भर दिया, तो रह गए कितने, 15 लाख। तो आपको सिर्फ 15 लाख रुपये ही एम्बेसी में दिखाना है, आपको वो 10 लाख नहीं दिखाना जो आप फीस पे कर चुके हो, या फिर वो 10 लाख में से 5 लाख फीस पे कर दीजिए, 5 लाख पेंडिंग है, तो 15 लाख रुपया प्लस 5 लाख रुपया, टोटल 20 लाख रुपया आपको फंड्स दिखाने हैं। आपने टोटल 25 लाख रुपया नहीं दिखाने एम्बेसी में, जो जितना पोर्शन यानी कि 6 महीने की फीस या 1 साल की फीस है, जितनी भी फीस आपने फर्स्ट ईयर की जो आपने पे कर दी है, वो डिडक्ट हो जाएगी उसमें से फंड शो करने में एम्बेसी में। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बताया कि 10 लाख की फीस है, 5 लाख आपने भर दी, 5 लाख 6 महीने की भर दी, तो 6 महीने की अभी एक पेंडिंग है, और 15 लाख रुपया, तो 20 लाख रुपया आपने टोटल दिखाना है एम्बेसी में। 5 लाख रुपये आपने फीस भर दी, टोटल 25 लाख रुपया था, तो वो इस तरीके से 25 लाख ही काउंट होगा, क्योंकि वो 5 लाख आप प्रीपेड फीस पे कर चुके हो। तो ये चीज़ों की आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपने एडमिशन डालनी है, किस तरीके से जीटी दिखानी है, और किस तरीके से आपको एमएससी में फंड्स दिखाने हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई होगी कि कैसे फंड्स दिखाने हैं, किस तरीके से आपको लाइक क्या क्या जो फंड्स एक्सेप्टेबल हैं और कौन कौन इसमें से दिखा सकता है। इसके अलावा जो भी आपका लाइक रिलेटिव या फ्रेंड या पेरेंट्स दिखा रहे हैं फंड्स, या ग्रैंड पेरेंट्स दिखा रहे हैं, तो उसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी उनकी दिखाने की ज़रूरत है कि फॉर एग्जांपल किसी की 5 लाख फंड्स दिखा रहे हैं, तो आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनकम दिखानी है, 3-4 लाख रुपए भी आप इनकम टैक्स रिटर्न दिखा लेते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है।
तो टोटल इनकम जो है सिंगल केस में हम लेके चलते हैं कि 10 से 15 लाख दिखाई जाए, और स्पाउस केस में कम से कम 15 से 20 लाख दिखाई जाए। तो वो जो इनकम है वो भी 3 या 4 बंदे दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 बंदे नहीं दिखानी है। तो इसलिए ये सारा एक सिस्टम है जिसको आपने फॉलो करना है। अगर फॉलो करते हैं आप सही तरीके से तो आप सक्सेसफुली फंड्स दिखा सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में और एम्बेसी में भी वो एक्सेप्टेबल रहेंगे फंड्स, और आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा किसी भी कंसल्टेंट को पैसे दे के फंड दिखाने के लिए जी, कि काफ़ी अमाउंट्स जो हैं कंपनीज चार्ज करती हैं फंड्स दिखाने के लिए, तो वो चीज़ों के लिए आप बच सकते हैं। प्लस आपका केस भी जेन्युइन रहेगा, आपका जो काम जो है आगे जाके भी अभी कभी भी ज़िंदगी में आपको दिक्कत नहीं आएगी फंड्स के लिए लेके। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में जो इस वीडियो में कवर ना हो पाया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी कोई अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं 1 to 1, प्लीज़ हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, और हमारे ऑफिस से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, मेरे से बात कर आपकी करा दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।